संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी का आज उद्घाटन हो गया है। चौकी के प्रवेश द्वार पर महाभारत की आकृति उकेरी गई है, जिसपे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पुलिस चौकी राजनीति और विवादों के केंद्र में है। दरअसल ये चौकी ठीक जामा मस्जिद के सामने है और ये उसी इलाके में बन रही है जहां पिछले दिनों भारी हिंसा हुई थी। देखिए रिपोर्ट। संभल में बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी का रामनवमी पर उद्घाटन हुआ। ये चौकी संभल हिंसा के बाद 100 दिन के भीतर बनकर तैयार हुई है। जामा मस्जिद के सामने बनी चौकी का उद्घाटन भी रामनवमी पर किया गया। सत्यव्रत पुलिस चौकी के शुभारंभ रामनवमी के पावन पर्व अभिजीत मुहूर्त में, ऐसा मानिए रामनवमी का पावन पर्व पुष्य नक्षा अभिजीत मुहूर्त जैसा भगवान राम के जन्म का समय रहा हो, ऐसा ही कुछ पावन मुहूर्त में भगवान श्री गौरी गणेश का पूजन वास्तुमंडल के पूजन के साथ इस चौकी का शुभारंभ हुआ और यज्ञ पूजन के साथ इसका संपन्न हुआ। जीएम, एसपी और सीओ समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस चौकी से जिले का पुलिस कंट्रोल रूम संचालित होगा। पुलिस चौकी में सामने की दीवार पर महाभारत का श्लोक लिखवाया गया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी का मेन गेट महाभारत के रथ की आकृति का है। संभल में 1978 में हुए दंगे की पीड़ित विष्णु शरण रस्तोगी सत्यव्रत पुलिस चौकी पहुंचे। नई चौकी को देखकर उन्होंने कहा कि कल्पना के परे हरि मंदिर के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बनी है। ये तो हमारी कल्पना से भी बाहर की बात है कि हम आज इसे हरिहर मंदिर के सामने ये सत्यव्रत चौकी देख रहे हैं। ये हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी ये बहुत ही उत्तम और दूरदर्शिता की ये निशानी है, उदाहरण है कि संभल के सुरक्षा के लिए उन्होंने इस चौकी का निर्माण किया है। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास बना सत्यव्रत पुलिस चौकी सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। लोग पुलिस चौकी में लगे बोर्ड के साथ सेल्फी ले रहे हैं। लोगों ने जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी खुलने पर खुशी जताई है। 24 नवंबर को उसके बाद इसकी जरूरत बहुत पड़ गई थी आसपास के लोग। देखिए, जो 24 नवंबर को हुआ, जो होना था वो हुआ। हाँ, सहयोग इसमें पहले दिन से रहा है। हाँ, क्योंकि हमने स्वागत किया है, आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। आजम, ये बताइए डीएम साहब ने क्या कहा, आपको कुछ कह रहे थे? देखिए, वो भीड़ में थे, उनसे बात नहीं हो पाई। इस टाइम स्वागत करके वो जल्दी में थे, चले गए। बात को होगी, पहले हुई थी उनसे बात, उन्होंने कहा था क्या आप आना। संभल में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा के लिए संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद से अब ये कानून बन गया है। लेकिन वक्फ बिल पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस और एसपी नेताओं ने एक बार फिर वक्फ बिल को मुस्लिमों का विरोधी बताकर निशाना साधा। इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये अब कानून बन गया है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी भी बयानबाजी जारी है। 24 सांसद मुसलमान पार्लियामेंट में हैं, सिर्फ 24, और 232 ने विरोध में वोट किया है। 232 ने विरोध में वोट डाला है, सिर्फ 24 सांसद हैं। तो देश का मूड क्या है, देश का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए राहुल जी का भी भाषण देख लीजिए। ये बहुत ही जन विरोधी था। ये लोग अभी सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं। ये सब पे लागू हो। कलेक्टर चाहे जिसकी मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, चर्च की जमीन को चाहे जब कह सकता है कि ये उनकी जमीन है, वैसे काम करता है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि दावों में ताजमहल, लाल किला और पार्लियामेंट वक्फ की संपत्ति है। यही तो पता लगाने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। ताजमहल भी वक्फ की संपत्ति है, पार्लियामेंट वक्फ की संपत्ति है, लाल किला भी वक्फ संपत्ति है, जहाँ कुंभ लगा वो भी वक्फ संपत्ति है, सब वक्फ संपत्ति है। तो हिंदुस्तान का क्या है? इसलिए क्या वक्फ की है, क्या नहीं है, ये सारी का दूध पानी का पानी हो जाए। अलीगढ़ में वक्फ बिल पास होने पर मुस्लिम महिला नेता रूबी खान ने पीएम मोदी की तस्वीर को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव न हिंदुओं के बन पाए न मुसलमानों के।
अखिलेश यादव हैं, वो कभी ना तो हिंदू के बन पाएंगे ना किसी मुसलमान के। उनका काम हमेशा रहा है जनता को भड़काने का, सिर्फ अपने वोट के लिए। काशी में रामनवमी पर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसकी अगुवाई नाजनीन अंसारी ने की। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन कर मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की आरती उतारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई थी। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी दफ्तर में झंडा फहराया। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर के हिंदू सेवा आश्रम में बीजेपी का झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने पार्टी के झंडे के साथ सेल्फी भी ली। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी की स्थापना दिवस के मौके पर पूरे देश में बीजेपी ऑफिस में कई कार्यक्रम हुए। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी दफ्तर में झंडा फहराया। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। झंडा फहराने के बाद नड्डा ने रामनवमी के मौके पर जय श्री राम का भी नारा लगाया। दिल्ली में जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तो गुजरात के अहमदाबाद में अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर के हिंदू सेवा आश्रम में बीजेपी का झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने पार्टी के झंडे के साथ सेल्फी भी ली। लखनऊ में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर भूपेन्द्र चौधरी ने पार्टी ऑफिस में झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी तरक्की की ओर बढ़ रहा है। अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या सहयोगियों के साथ मिलकर हमारी सरकारें हैं और हमारे लिए बहुत गौरव वाला क्षण है कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस सौभाग्य दिया है। पिछले 8 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने भी हमारे सभी संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। बीजेपी की 13 राज्यों में सरकार है, जबकि 7 राज्यों में सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग राज्यों के सीएम ने पार्टी दफ्तर में झंडा फहराया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता, असम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने झंडा फहराया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नवरात्र के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कन्या पूजन किया, फिर कन्याओं को भोजन परोसा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, नवरात्र का पर्व नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। कन्या पूजन से पहले मंदिर में देवी के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की आराधना भी की। रिपोर्ट देखिए। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने गोरखपुर में कन्या पूजन और बटुक पूजा की। इसके बाद सीएम योगी ने कन्याओं को भोजन परोसा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि नवरात्र का पर्व नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। कन्या पूजन से पहले मंदिर में देवी के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की आराधना भी की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बेटे बेटियों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिला पुरुष के बीच भी भेदभाव नहीं होने चाहिए। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का दायित्व बनता है कि वे बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि के अनुष्ठान में सीएम योगी ने सबसे पहले कुंवारी कन्याओं के पांव धोए, उनके माथे पर रोली, चंदन, अक्षत आदि का तिलक लगाया, दुर्वा से उनका अभिषेक किया, माला पहनाई। कन्या पूजन से पहले सीएम योगी ने जनता दर्शन किया और वहां आए हुए लोगों की शिकायतों को सुना। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को उनकी समस्याओं को दूर करने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर जानबूझकर मामले को लंबित रखा गया तो संबंधित लोगों की जवाबदेही तय की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में समंदर पर बना नया पंबन रेलवे ब्रिज देश को समर्पित किया।
ये पम्बन ब्रिज रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ेगा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने रामनवमी के खास मौके पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऐतिहासिक न्यू पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना है। इस पुल के जरिए समुद्री यातायात में सुधार होगा और लोगों को यात्रा करने में भी आसानी होगी। इस नए पम्बन ब्रिज का निर्माण आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल की खासियत यही है कि ये वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो समुद्र में से बड़े जहाजों के गुजरने के वक्त ऊपर उठाई जा सकती है। इससे न केवल तमिलनाडु में यात्रा आसान होगी बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने नए ब्रिज का उद्घाटन किया जिसके बाद तमिलनाडु के मंडपम से ट्रेन रवाना हुई। मंडपम से रामेश्वरम के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई। पम्बन पुल का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी रविवार को ही श्रीलंका दौरे से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने विमान से राम सेतु का दर्शन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।